इस लैब में हम बनाएंगे डोमेन सर्वर, जो कि लोकल डोमेन सर्वर होगा। जैसा कि इस लैब से पहले मैंने आपको बताया था कि हम 2 किस्म के डोमेन होते हैं, एक होता है वेब होस्टिंग, एक होता है लोकल। लोकल डोमेन में हम क्या करते हैं, यूज़र्स बनाते हैं और उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं और उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तौर पे सेट करते हैं। इस पे भी वही काम होता है जो वेब होस्टिंग का होता है। वो जो होता है वो वेब बेस्ड होता है, और ये होगा लोकल बेस्ड में, जिसमें हम लोकल यूज़र्स और प्रिंटर वगैरह को यूज़ करेंगे वाया डोमेन। तो लोकल डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीडिया सीडी ले लेंगे और या यूएसबी ले लें, किसी भी मीडिया की सीडी होगी वो लेंगे। वो लेने के बाद जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो है उसकी हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन देखेंगे। आया हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन उसकी प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपकी हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन कम है तो आप लोअर वर्जन पे भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मिनिमम जो वर्जन होगा वो 2008 होगा। उससे नीचे का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मीडिया डाला, बूट फ्रॉम सीडी किया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। ये डिस्प्ले आने के बाद जो है आपके जो है विंडो लोड होना शुरू हो जाएगी, जो कि सर्वर की होगी। मीडिया चाहे किसी भी किस्म का हो, यूएसबी बूटेबल ले लो या सीडी वाला ले लो, लेकिन याद रखो लगाने से पहले आपने हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन ज़रूर पढ़ लेनी है। उसका लिंक मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। इससे पिछले वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर के शुरू में मैंने आपको एक लिंक बताया है, वहाँ से इसका जो है हार्डवेयर की स्पेसिफ़िकेशन मिल जाएगी। अगर आपकी हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन कम है तो आप ऐसा करो कि लोअर वर्जन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ले लें। क्योंकि मेन जो काम है इसका वहीं पे ही है, जो कि यूज़र्स क्रिएट करना है और उस पे लोकल डोमेन के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप विंडो 2008 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें डीएचसीपी की सर्विस भी मिल जाती है। डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी दोनों एक साथ है, इनेबल हो जाता है। तो ये नया फीचर इसमें है। सेम फीचर्स दूसरे में भी है। इसमें बस ये हो जाएगा कि आपको नया डीएनएस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही डीएनएस लोकल जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो अब जैसे ही आपने लोडिंग की इसने विंडो, ये आपको लैंग्वेज बता देगा। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद इंग्लिश फॉर्मेट टाइम, इंग्लिश या यूनाइटेड स्टेट लिखते हैं, अभी फ़िलहाल ये करें। फिर उसके बाद हम आईसीटी का एक आएगा पैनल, उस पर हम इसको चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद आप देखो एक जो है ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सेटअप स्टार्ट होता है फिर इसके बाद जो है हम सेलेक्ट करते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन मेरी जो हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन है वो है 16 GB रैम बहुत अहम किरदार अदा करेगी इसके बरक्स के हार्ड ड्राइव भी सही है, क्योंकि इसमें स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोल्डर शेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हार्ड ड्राइव कम से कम भी लें ना, 1 टेरा ले लें या 500 GB तो कम से कम रखें। फिर उसमें मेरी हार्डवेयर के मुताबिक मैंने अभी 2008 लिया है। इसके बाद इसी को मैं अपडेट करूँगा 2016 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2008 लोअर स्पेसिफ़िकेशन है, लेकिन सबका काम एक जैसा है, डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी। 2012 में भी वही है, 16 में भी वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2008। मेन कॉन्सेप्ट सेम ही है, डोमेन बनाना है। चाहे 2008 ले लो या 12 ले लो, मेन जो आपका कंसर्न क्या है, डोमेन बनाना है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 8 ले लें या लेटेस्ट वर्जन ले लें, वो जो नए फीचर्स होंगे वो फिर हम उस पर अपडेट कर लेंगे। अभी आप बेसिक लेवल पे 2008 ले लें या 12 ले लें, जो आपको मुनासिब मिलता हो वो ले लो, लेकिन याद रखो उसकी स्पेसिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट किया, लाइसेंस को एक्सेप्ट किया, फिर नेक्स्ट कर दो।
नेक्स्ट करने के बाद ये दो चीज़ें हैं, एक जगह पे देखो अपग्रेड लिखा हुआ है, एक में क्या लिखा हुआ है कस्टम। आपने जो है सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कस्टम लिखेंगे, ठीक है, कस्टम ही कर लें। फ्रेश कॉपी करनी है, पहले वाले फॉर्म हार्ड ड्राइव को आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद का तरीका क्या है, जो है इसके ड्राइव ऑप्शन पे चलेंगे, ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे, सारे डिलीट कर दिए मैंने, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। नए पार्टीशन बनाने का तरीका यही है, सबको डिलीट कर दिया। पहले इसके अंदर का डेटा है कुछ भी है सब पहले ले लो, जब डिलीट हो गए तो सारा डेटा उड़ जाएगा। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, एक मास्टर हार्ड ड्राइव ले लें एक्सटर्नल, उस पर इसका डेटा बैकअप कर लें। करने के बाद अनएलोकेटेड पे जाएंगे, उस पर जाके न्यू लिखेंगे। अब न्यू मेरे पास ये 2 टेरा है अप्रॉक्सीमेट, मैं इसको जो है जो करंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं रख रहा हूँ, इसको 80 GB रख लेता हूँ। 80,000 कर दो, 80,000 कर दिया, अप्लाई कर दो, ये 80 GB बन जाएगा। 1000 के हिसाब से रखना है। फिर उसके बाद दूसरा ले लें, उसको भी 80 GB कर लें। तो आप क्या करें 80,000 कर लें, क्योंकि इसमें फ़ोल्डर शेयर करने, तो ट्रेनिंग के लिए कम से कम 80 तो रखें। फिर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास अब क्या रहेगा, अब फिर और करना है, एक और ले लें, 80 + 80 160 GB हो गया मेरे पास। तो अब जो है फिर न्यू कर दे, फिर आप रख लें। इसके बाद जो है फिर 80 का रख लें, 80,000 कर दें, फिर अप्लाई कर दें। ये सब करने के बाद बाकी ये जो है अनरिज़र्व रखें, फिर उसके बाद जो है इसको हम फिर बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास अब क्या हो गया, 80 GB एक आ गया, 80 GB दूसरा आ गया, 80 GB तीसरा आ गया। अब मैं मास्टर वाले पे जा रहा हूँ, जो कि डिस्क आप 500 GB रख सकते, आप इसकी जगह जो है 200 GB रख लें, जो आपको बेहतर लगे। क्योंकि मेरे को तो ये बेहतर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर लगाऊंगा, डी पे एक फ़ोल्डर लगाऊंगा, ई पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सर्विस यूज़ करूंगा। तो एक अच्छी मैनेजमेंट यही होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरफ रखें, शेयर फ़ोल्डर जिसका है उसको एक तरफ रखें। अब होम फ़ोल्डर के लिए मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ। तो इस तरह जैसा कि होम फ़ोल्डर के लिए मैंने पार्टीशन नंबर 4 रख लिया, फिर उसके बाद 3 रख लिया मैंने, जो है HR फ़ोल्डर शेयर कर लूँगा, इसी में मैं सेल्स का कर लूँगा, लेकिन होम के फ़ोल्डर को मैं अलग रखूँगा। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट के साथ जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे क्लाइंट यूज़र लॉगिन होगा ये ऑटोमेटिकली होम फ़ोल्डर आ जाएगा यूज़र्स के लिए। अमूमन तो मेरे को इसको ज़्यादा रखना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं टेस्टिंग सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसके बाद कर दूँगा इनको फॉर्मेट। अब जो है पहला वाला जो है प्राइमरी है, जिस पे मैंने इंस्टॉलेशन करनी है, वो इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट, ओके कर देते। फिर उसके बाद अब ये फॉर्मेट हो गई। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट कर दूँ, इन दोनों को जो फॉर्मेट है ना, इन दोनों को जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना, वहाँ से मैं डायरेक्ट क्विक कर दूँगा। अगर यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। पार्टीशन 3 ले लें, इसको फॉर्मेट कर दें, पार्टीशन 4 ले लें, इसको भी फॉर्मेट कर दें। अगर एक्सटेंडेड बनाना है एक्सटेंडेड बना दें, लेकिन बेहतर है अब जो है ट्रेनिंग अब बेसिक लेवल का है या इंटरमीडिएट का है, तो आप प्राइमरी ही रख लें, फिर इसको कर लें, क्योंकि स्टार्ट में तो जो है बेसिक्स ही चलेगा, ठीक है। प्राइमरी कर लिया। फिर उसके बाद जो मास्टर है उसको मैंने ले लिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। अब नेक्स्ट किया, अब ये फाइल एक्सपेंड करने शुरू हो गया है, उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह शुरू हो जाएगी। जब तक ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होती है फिर आती है। अब इसको इंस्टॉलेशन करने देते हैं, जब तक वेट करते हैं। देखें कि ये इंस्टॉलेशन के बिल्कुल करीब है और ये इसने कंप्लीशन कर लिए। कंप्लीशन करने के बाद आप इसको रिस्टार्ट कर दें, एंटर मार के।
अब ये जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो है रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद ये सेटअप पे चला गया है, सिस्टम की रजिस्ट्री पे। अब उसके बाद जो है सेटअप स्टार्ट हो जाता है। उसकी अगली जो स्क्रीन है इस तरह आएगी और ये कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन की तरफ अब जो है चला गया है। अब जैसे ही ये कंप्लीट कर देगा अपनी इंस्टॉलेशन और जो है उसके बाद जो है ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखो कंप्लीशन करने में कितनी टाइम ले रहा है, हालांकि मेरे पास 16 GB रैम है और कोर i7 का प्रोसेसर है। तो याद रखें जब भी सर्वर इंस्टॉल करना हो या कुछ करना हो तो आप जो है इस पे जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से मीडिया रखें। कोई मसला नहीं है, अगर 2008 को सपोर्ट कर रहा है तो 2008 कर लें। मेन कंसर्न जो इंस्टॉलेशन का था वो आपको लोकल डोमेन बनाना सिखाना था, और क्योंकि अभी मेरे पास जो मीडिया अवेलेबल था और जो मेरे पास हार्डवेयर की जो मौजूदगी थी या जो मौजूद था मेरे हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिस्टम, तो जो मैंने जो प्रॉपर समझा वो सर्वर 2008 को लिया और उस हिसाब से मैंने जो है हार्डवेयर के हिसाब से इसको इंस्टॉलेशन कर दिया। इसके बाद उस 2012 पे भी आऊँगा, 16 पे भी आ जाऊँगा। तो अब जो है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपने एक दफ़ा देना है, वो भी स्ट्रॉन्ग करके दे दें जो उनकी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट टाइम जो भी है पासवर्ड है वो लिख दें, जैसे कि मैं भी लिख रहा हूँ। फिर इस तरह दोबारा दे दें, 2 दफ़ा लिख के। लेकिन ये याद रहे, अगर आप याद नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शन है, क्रिएट अ पासवर्ड रीसेट डिस्क। आप एक डिस्क डालें, उस पर ये रख लें, क्योंकि पासवर्ड ये गुम हो गया या याद नहीं रहा डालने के बाद, तो फिर दोबारा जो है ये जो है पासवर्ड लॉगिन नहीं होगा। उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो डालते हुए ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको याद हो या किसी भी किताब में लिख लें, या तो रीसेट डिस्क बनाएं। रीसेट डिस्क को क्लिक करेंगे, ये आपको जो है कोई यूएसबी या फ्लॉपी तो आजकल नहीं आ रही, तो आप क्या करें, एक यूएसबी ड्राइव डालें, उस पर लिख डालने के बाद ओके कर दें, तो ये आपका यही हो जाना जो पासवर्ड है वो आपका सेफ हो जाएगा। तो मुझे तो याद है अपना पासवर्ड, तो मैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद पासवर्ड आपका आ गया, पासवर्ड सेव हो गया। सेव होने के बाद ये जो है डेस्कटॉप पे चला गया प्रिपेयरिंग करने के लिए। फिर जब तक ये सेटिंग करता है, फिर आपसे जो है प्रोसीड करने के बाद सेटअप मुकम्मल होने के बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद जो है ये एक पैनल आ जाता है, इसको कहते हैं आईसीटी। क्या कहते हैं? आईसीटी। और जिसका जो है एब्रीविएशन आईसीटी का क्या है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। क्या है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। और एक बात, जब भी इंस्टॉलेशन करें, इंस्टॉलेशन से पहले आपको इसका नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होगा। नेटवर्क कनेक्शन के लिए क्या होगा, एक या तो एक्सेस पॉइंट ले लें, जैसे कि मैंने ले लिया है, उसको मैंने एक स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दिया है। एक कंप्यूटर को एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास एक्सेस पॉइंट नहीं है तो आप क्या करें, क्रॉस केबल ले लें, किसी भी पीसी के साथ लगा लें। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसका जो है नेटवर्क का प्लग ऑन होना ज़रूरी है। या तो एक्सेस पॉइंट के साथ स्ट्रेट केबल बनाएं, या तो आपके पास 2 पीसी हैं, किसी एक पीसी के साथ उसकी जो है क्रॉस केबल बना के लगा दें। ये क्रॉस केबल बनाना मैंने पिछली क्लास में बताई थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि मैं नहीं बता पाया। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस पॉइंट ले लेंगे और उसके साथ नेटवर्क केबल लगाएंगे। उसकी वजह मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? इतना समझना ज़रूरी है। अब पैनल आ गया,
पैनल के पहले क्या कहता है, एक्टिवेट विंडो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 2 से 3 दिन आपको वैसे ही देता है फ्री में। फिर उसके बाद जो है टाइम जोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वर का जो टाइम होगा वही क्लाइंट को टाइम जाएगा, इसलिए टाइम जोन बहुत ज़रूरी है चेंज करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम जोन कनाडा लिखा हुआ है। अब मैं हूँ पाकिस्तान नेशन में और ये है पाकिस्तान, क्योंकि अगर मैंने कनाडा का टाइम डाल दिया तो ये कनाडा के हिसाब से टाइम जो है सेट करके क्लाइंट को देगा। जो सर्वर में टाइम होगा वही टाइम क्लाइंट पे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम जोन को सेट कर, टाइम जोन को क्लिक किया, यहाँ पे देखें चेंज डेट एंड टाइम, सबसे पहले जोन पे जाएंगे, जोन पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब कराची पाकिस्तान लिख रहे हैं, अगर सऊदीया के हैं तो रियाद लिख लें, तो मैंने कराची इस्लामाबाद लिख दिया, ओके कर दो। ओके करने के बाद टाइम नोट कर लें, अब जो है पाकिस्तान का टाइम होगा वो सब रखें, डेट यही रहेगी, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद टाइम जोन हो गया सेट, इसके हिसाब से इस्लामाबाद कराची के हिसाब से। फिर उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्लिक किया, लोकल एरिया नेटवर्क आ गया। आईसीटी के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अब ये देखें मेरा जो अभी कंसर्न है वो किससे है, IPv4 से, ठीक है, क्योंकि मुझे लोकल डोमेन बना रहा हूँ तो मुझे IPv6 की ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो है हर नेटवर्क जो है UTP से भी कनेक्टेड है, तो मैं अभी फ़िलहाल IPv4 को ही कनेक्ट करूँगा। डबल क्लिक किया, यहाँ पे IP देंगे। अब कौन सी देंगे, स्टैटिक IP देंगे। स्टैटिक IP इसलिए देंगे क्योंकि सर्वर है, इसको जो है ख़ास IP पे ही हमने करना है। DHCP का क्या है, लीस्ट टाइम के बाद वो जो है आपकी जो है IP चेंज कर देगा, तो पता चला नेटवर्क ही आउट हो गया। तो इसको नेटवर्क को जब भी बनाएंगे, जो सर्वर को IP देंगे वो हमेशा स्टैटिक देंगे। क्योंकि मेरे पास एक एक्सेस पॉइंट है, मैंने एक्सेस पॉइंट से लगाया, उसकी IP जो थी 192.168.0.1 है, तो मैं उससे वो हो जाएगी मेरे पास एक डिवाइस की IP, उससे अगली जो IP होगी वो मैं डालूँगा। तो अब मैं इसकी जगह क्या डाल रहा हूँ, 192.168 सीरीज़ में इसलिए ये रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो गेटवे है ना वो 192.168.0.1 को देख रहा है, वो जो है इस नेटवर्क को देख रहा है, वो 192.168.0 वो इस चीज़ को देख रहा है, ये मेरी नेटवर्क IP है। इसके बाद जो है 1 उसको दे दी तो मैं इसको 2 दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम जो है क्लास C का कर रहे हैं काम, और क्योंकि ट्रेनिंग में है और बेसिक लेवल का है तो क्लास C से जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर वो राउटर की तरफ जाएंगे, तो फिर क्लास B और क्लास C के बारे में थोड़ा IP के बारे में समझेंगे, तो फिर इसको करेंगे। अभी बेसिक के लिए क्या किया मैंने, 192.168.0.2, इससे कम से कम ये है कि 254 जो है यूज़र्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको पता है यार 50, 100 या 200 या स्मॉल ऑफिस हो या मीडियम ऑफिस हो, तो वहाँ पे क्लास C ही रख लें, बेहतर है। तो वहाँ तक तो आपका काम हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जो है गेटवे रख लें, गेटवे जो है वो राउटर की IP है या एक्सेस पॉइंट की IP ले लें, 192.168.0.1 ये मेरे राउटर की IP है, वो मैंने दे दी। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट अब मेरे पास कोई और DNS नहीं है। DNS का मतलब है वो सर्वर जिसमें जो है ना आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई हो और DNS जी की सर्विस इंस्टॉल हुई भी हो। अब मेरे पास ये जो है पहला सर्वर है और फर्स्ट टाइम सर्वर को बना रहा हूँ, तो मैं अभी जो गेटवे IP है ना उसको डाल देता हूँ फ़िलहाल। तो गेटवे IP क्या है वही उठा के डाल दें, फिर उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है फिर देखते हैं। 192.168.0.1 डाल दिया, इसी को DNS कर दिया। क्योंकि अक्सर इसके जो राउटर होता है ना उसके अंदर ही बिल्ट इन होता है DNS, इनकेस नहीं भी है ना गेटवे, तो आप वैसे एज ए फिर उसकी जगह 127.0.0.1 लूप बैक की IP डाल सकते हैं,
ठीक है, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद ये ओके हो गया, इसको जो है आईपी कॉन्फ़िगर हो गई। फिर उसके बाद टास्क मैनेजर पे आ जाए, आईसीटी पे आ जाए, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। फिर उसके बाद जो है इस तीसरा क्या काम है, प्रोवाइड अ कंप्यूटर नेम एंड डोमेन। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें वर्क ग्रुप पे है, इसको वर्क ग्रुप पे ही रहने देंगे। इसकी मैं वजह बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको खुद ही वजह पता चल जाएगी। अब कंप्यूटर नेम है ना, ये मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको आप चेंज कर दो। चेंज, क्लिक किया, चेंज किया। चेंज में कंप्यूटर नेम क्या रखेंगे, अब मेरे पास ये है सर्वर। सबसे पहले सर्वर है, SER लिख लें सर्वर का, ये कैपिटल लिख दें या स्मॉल में लिख लें, जैसा करना चाहें वैसा कर लें। तो पहला लेटर मैं जो हूँ कैपिटल लिख देता हूँ, SER सर्वर, डैश हेड ऑफिस का है, स्मॉल लेटर HO लिख दें, डैश पहला सर्वर है 01 लिख दें। कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए ये रख लिया। हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस का रख दें, सर्वर है SER रख दें या SEV रख दें, जो बेहतर लगे वो लिख दें। सर्वर हो गया, HO हो गया हेड ऑफिस के लिए, सर्वर हो गया, SEV हो गया शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्वर हो गया, और 01 लिख दिया। इसको वर्क ग्रुप रहने दें, इसकी मैं वजह बताऊंगा क्यों। इसको एज इट इज़ रखें, रखने के बाद ओके कर दें। 2008 ले लें, 2012 ले लें, सबका तरीक़ेकार एक ही है। ओके कर दें, ओके करके क्लोज़ करने के बाद अब ये कह रहा है रीस्टार्ट कर दें। अब ये जैसे ही रीस्टार्ट होता है फिर हम आपसे, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ, वही पासवर्ड लिखें जो आपको याद हो। पासवर्ड भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो आप एक USB बना लें, अगर आपको याद नहीं आता या बहुत टिपिकल डाल दिया आपने, तो आप उसके आसानी के लिए क्रिएट अ डिस्क कर दें। वो आपसे USB मांगेगा, उसको वहाँ सेव कर लें। जब आप भूल जाएं, नहीं हो पाया, तो आपने उसको जो है रीसेट कर दिया वाया USB के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब सर्वर मैनेजर वहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद जो है ये पैनल आ गया सर्वर का, ICT का। तो हमने कौन कौन से काम किया, एक्टिवेशन को छोड़ दिया, टाइम जोन किया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की, और कंप्यूटर नेम दे दिया। कंप्यूटर नेम क्या आया है, सर्वर HO 01 वर्क ग्रुप। मैंने वर्क ग्रुप कर दिया, अभी डोमेन पे इसको चेंज नहीं किया है। फिर उसके बाद देखें इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट, इसको फ़िलहाल छोड़ दें। अगर क्लिक करेंगे तो उसके लिए क्या करो, मैनुअल पे क्लिक करो। ऑटोमेटिक किया, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है, कभी कभार ऐसी अपडेट आ जाती है जिससे नेटवर्क के प्रिंटर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, कुछ अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, चेंज सेटिंग में ऑप्शन आ जाते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे ही आपने इसको क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे देखें प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, इसको मेरे हिसाब से सर्वर के लिए रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स होती हैं सिक्योरिटी की, वो ज़रूरी नहीं होती। अगर इनके सिक्योरिटी लगानी भी है तो आप एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी का एंटीवायरस ले सकते हैं, जैसा कि मैकेफी वगैरह है। इसकी डिटेल आगे बताएंगे। अब उसके बाद जो है डाउनलोड अपडेट्स, लेट मी चूज़ वेदर इंस्टॉल और नॉट, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने चूज़ करना है इसको इंस्टॉल करना है कि नहीं, अदरवाइज़ आपको बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डाउनलोड करना। इससे बेहतर है कि सर्वर को ही ड्यूटी दे दें, डाउनलोड कर दें, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, समझें, ज़रूरत है तो उसको इंस्टॉल कर दें, नहीं है तो छोड़ दें, डिलीट भी रिमूव कर दें। उसके बाद देखें एवरीडे टाइम सेट कर दें, किस टाइम पे करना है।
तो ये टाइमिंग भी इधर से इनेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है फिर एवरी डे 3 AM को जो है ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अलाउ यूज़र टू इंस्टॉल अपडेट्स ऑन दिस कंप्यूटर, इसको हटा दें। क्यों? क्योंकि अगर ये इसने अपडेट कर दिया और जो है इंस्टॉलेशन हो गई, तो ये होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जो है यूज़र से पास चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है और यूज़र आपसे एंग्री हो सकता है। इसके लिए जो है हम टाइम सेट करेंगे। टाइम के बाद जो है जैसा यूज़र जो है इन द इवनिंग रख लें। इवनिंग में क्या है कि यूज़र्स नहीं होते तो ऑटोमेटिकली मशीन पे अपडेट्स ले लेगा। फिर उसके बाद ओके कर दें, या वीकेंड में इसका शेड्यूल बना सकते हैं, ओके कर देंगे। डाउनलोड अपडेट्स एंड लेट मी वेदर टू इंस्टॉल और नॉट। अपडेट ले लेगा, लेकिन जो है अपडेट ले लेगा लेकिन जो है इंस्टॉलेशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा। तो मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आस्क मी अबाउट द सेंडिंग रिपोर्ट्स एवरी टाइम, नो, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये आपको बार बार जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा। फिर उसके बाद आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद ओके कर दें, और या तो जैसा आपको मुनासिब लगे वो कर लें। अगर ऑटोमेटिक कर लेंगे और डिटेल होगी तो ये जो है आपकी स्टोरेज वगैरह डालेगा। इससे बेहतर है कि इवेंट्स में ही आप निकाल लोगे इसकी जो है डायग्नोस वगैरह या ट्रबल शूटिंग वगैरह। समरी रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है। फिर आस्क मी अबाउट सेंडिंग रिपोर्ट एवरी टाइम जो है नोटिफिकेशन देगा। डोंट आस्क मी अगेन, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, मेरे हिसाब से मैंने ये रख लिया, ओके कर देंगे। ओके, जैसा आपको बेहतर लगे वो रख लें, मेरे हिसाब से तो मैंने ये रखा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं चेंज सेटिंग में भी हमने पार्टिसिपेट नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे नहीं जाना है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ हो गया। क्लोज़ होने के बाद अब ये देखें डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक किया, नेवर नहीं हो सकता। चेक फॉर अपडेट लिख देंगे चेंज सेटिंग के बाद वही चीज़ आ गई जो कि मैंने पहले की थी, तो इसको ओके कर देंगे। डाउनलोड अपडेट लेट मी चूज़ वेदर टू इंस्टॉल करने के ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वही चीज़ है जो पहले की थी। फिर उसके बाद क्लोज़ कर दें। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, रोल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोल, क्योंकि लोकल डोमेन बनाने के लिए ना हमें एक्टिव डायरेक्टरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और डीएनएस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी डोमेन बनाने के लिए है ना, तो सबसे पहली चीज़ है ना वो रोल्स होते हैं। अब इसको रोल को ऐड किया, रोल को जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये सेटअप चल पड़ेगा। सेटअप पे जाने के लिए आपको क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आने के बाद आपने क्या कर देना, इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट किया, आपको आप यहाँ पे देखें ना कितनी सर्विस है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, फेडरेशन सर्विस, लाइट वेब डायरेक्टरी, DHCP सर्वर और DNS सर्वर। हमारा जो मेन कंसर्न होगा ना, जो अभी हमने लोकल डोमेन करना है, वो एक DNS है और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। सबसे पहले जो है इसकी डोमेन सर्विस होगी, उसके साथ ऑटोमेटिकली DNS सर्वर जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा। ये इसका फीचर है विंडो 2008 या 12 वगैरह का। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर दें। अब क्या कह रहा है, नेट फ्रेमवर्क चाहिए, एडिशनल फीचर्स के लिए ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद
फ्रेमवर्क लेने के बाद आपने क्या कर देना, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट करें। एक्टिव डायरेक्टरी ADDSL रोल होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन विजिट होगा, नेट फ्रेमवर्क फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, फिर इसके बाद इंस्टॉल कर दें। अब जो है ये इंस्टॉलेशन पे चला गया। किस चीज़ के लिए? सर्विस हो रही है, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं बनी है, अब सिर्फ डोमेन सर्विस जो एक्टिव डायरेक्टरी को चलाएगी वो वाली सर्विस को हम ऑन कर रहे हैं। ये सर्विस ऑन नहीं करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी बनेगी भी नहीं। तो ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि पहले सर्विस ऑन होगी, सर्विस होने के बाद फिर एक्टिव डायरेक्टरी होगा। और एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ से आता है? रोल से आता है। रोल को क्लिक करते हैं, सर्वर रोल को, ये सर्वर रोल है, इसको क्लिक करेंगे बहुत सारी सर्विस आ जाएगी। सर्विस आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह की शिकल आ जाएगी, इंस्टॉल सक्सीडिड, यानी कि आपकी सर्विस मुकम्मल तौर पे चल पड़ी है। अब उसके बाद जो है नेट फ्रेमवर्क भी सक्सीडिड हो गए। उसके बाद क्या कहता है, क्लोज दिस वो विजिट एंड लॉन्च द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंस्टॉलेशन। या तो आप रन से DC प्रोमो लिख दें या तो यहीं से क्लिक कर दें, यहाँ से क्लिक करें या DC प्रोमो लिख दें। तो अभी जो है हम ऐसा करते हैं, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट सर्वर बनाएंगे ना, जो इसका जो है बैकअप के लिए, उस पे हम DC प्रोमो की कमांड यूज़ कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, उसी को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किए तो ये आ गया। ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ADDS। ये हो गया सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बन गया। यूज एडवांस अभी नहीं कर रहे, हम बेसिक लेवल पे ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो इससे पहले जो सर्वर वगैरह हैं वो 2008 से पीछे का वर्जन है कि नहीं। तो हम अभी इसको नेक्स्ट करके देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट किया, क्रिएट अ डोमेन फॉर न्यू फॉरेस्ट या एग्जिस्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं डोमेन को, जो आप सर्वर बना रहे हैं ना एक्टिव डायरेक्टरी का, इसको कहते हैं फॉरेस्ट। अब मेरे पास जो है सर्वर ये बिल्कुल नया है, पहला सर्वर है, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रिएट पे जाऊँगा, एग्जिस्टिंग पे नहीं जाऊँगा, क्रिएट पे जाऊँगा। अगर इसी के साथ का चाइल्ड बनेगा तो फिर जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल ये देखें डोमेन बनता कैसे। तो आपने क्रिएट अ न्यू डोमेन लिखा, न्यू फॉरेस्ट लिख दो, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन दे दे, रूट डोमेन दे दे। रूट माने डॉट, मैंने बताया था ना, डॉट हो या डॉट के साथ जो फर्स्ट लेवल जो होता है ना वो .com कहलाएगा, जो डॉट होता है ना वो रूट कहलाएगा। वो कहते हैं रूट ज़रूरी है, कोई भी नेम दे दें रूट ज़रूरी है, डॉट ज़रूरी है। कॉम दे दें, .edu दे दें, फर्स्ट लेवल हो जाएगा। सेकंड लेवल में कुछ कॉमन नाउन दे दें, या तो आप क्योंकि ये लोकल डोमेन बना रहे हैं कोई ऐसा नाम दे दें जिसको आपने वेब पे रजिस्टर्ड नहीं करना, होस्ट नहीं करना, या तो ऐसा नाम सेलेक्ट करें जिसको आपने फ्यूचर में जो है उसको रजिस्टर भी करना है और होस्टिंग भी करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं लोकल बना रहा हूँ, मुझे अगर होस्टिंग चाहिए होगी तो मैं नया डोमेन ले लूँगा। और लोकल के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी नाम ले लेता हूँ। मैं ऐसा नाम लेता हूँ जो कि बहुत कॉमन नहीं हो। अब ये ना हो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ले लूँ, गूगल ले लूँ, उसके अलावा कोई कॉमन नेम ले लेते, सीमेंट लेना, अगर मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है तो cement.com ले लेता हूँ। .com रख लें, .ind रख लें, .edu रख लें, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है,
.int रख लें, .com रख लें। अब सीमेंट ले लिया है, सीमेंट कॉमन है, अगर कोई हुई रजिस्टर्ड हुई तो उसके साथ कोई नाम होगा किसी फर्म का, तो मैंने सीमेंट रख लिया। सीमेंट रखने के बाद नेक्स्ट कर देते। अब ये जो है चेक कर रहा है कि इस तरह का कोई नेटवर्क पे है कि नहीं डोमेन, क्योंकि मेरा तो लोकल है, आउटसाइड जा नहीं रहा है, तो इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अब ये कह रहा है कि फॉरेस्ट फंक्शन लेवल कौन सा रखना है, 2003। अगर 2003 रखेंगे तो ये 2003 के भी फीचर्स लेगा और 2008 के कुछ फीचर्स चलाएगा, कुछ नहीं चलाएगा। और उसके अलावा जो अभी आपसे मैंने बात की थी ना इससे पहले, जो एक नोटिस आया था NT 2000 और 2008, 2003, 2002, तो अब वो कह रहा है 2000 सर्वर है, कोई एग्जिस्टिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैंने उठा के 2000 सर्वर भी नहीं चाहिए, 2003 भी नहीं है मेरे पास कोई सर्वर, 2008 भी नहीं है, 2008 R2 है जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है, तो मैं इसी को क्लिक करूँगा। अब इसके सारे फीचर्स आ जाएंगे जो कि फॉरेस्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट कर देना, क्योंकि नई चीज़ आप बना ही रहे हो 2008 R2 पे, तो 2008 R2 ही रख लें। इससे ये है कि सारे सर्वर 2008 से ऊपर के ही हों या 2008 वाले होंगे। अब यहाँ पे देखें DNS की सर्विस ऑटोमेटिकली आ गई, एडिशनल ऑप्शन फॉर डोमेन कंट्रोल इस DNS सर्वर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपने उठा के, क्योंकि इस पर सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट अगर अलग से कोई सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्ट इन टुगेदर काम करेगा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। क्योंकि लोकल डोमेन जो है किसी भी मैनेजमेंट जो वर्क ग्रुप और डोमेन में यही फ़र्क है, डोमेन में आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डिपार्टमेंट वगैरह जो है ऐड कर सकते हो, शेयर फोल्डर कर सकते हो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। वर्क ग्रुप में क्या है, मैनेज नहीं होता, जो चीज़ एक को दी है वही सबको दो। इसमें आगे हम देखेंगे बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने जब ये सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद डेलीगेशन वगैरह है, सर्वर है, इसको ज़रूरत नहीं है, जो भी है इसको जस्ट कर देंगे। अब इसके बाद देखें NTDS, ये डेटाबेस फोल्डर होता है। इन केस अगर ये फाइल NTDS डिलीट हो गई तो आपका सारी एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा उड़ जाएगा, फिर रिकवरी भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत फ़ायदे की जो होती है डायरेक्टरी कहलाती है। और ये कहाँ पे, C के अंदर है, कंप्यूटर में। इसको कर देंगे ओके। फिर उसके बाद जो है फाइल्स शेयर की फाइल है, जो हम फाइल शेयर करेंगे ना फोल्डर से, ये वो वाली फाइल है। और ये वाली जो है ना, ये फ़ोल्डर है। जैसा कि मैं HR फ़ोल्डर बनाऊंगा, HR डिपार्टमेंट को शेयर कर दूंगा, होम फ़ोल्डर बनाऊंगा, फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल होगी वो यहाँ से आएगी, उससे पहले जो है ये फ़ोल्डर बनेगा। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो डेटाबेस या अकाउंट्स वगैरह की जो डिटेल वगैरह होगी ना, उसको जो है उसकी जो लॉग फाइल बनेगी ना, वो डेटाबेस फाइल बनेगी NTDS के नाम से, वो NTDS होगी। और ये है फ़ोल्डर के लिए, और ये है फाइल्स वगैरह के लिए। इसको कर देंगे नेक्स्ट। अभी जो है फ़िलहाल जो है बेसिक लेवल पे है, फर्स्ट टाइम है, जिस तरह है नॉर्मल इसको करते रहें। अब यहाँ पे देखें, पहले भी इसने पासवर्ड मांगा जो कि मैंने लॉगिन किया था, अब ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है एक्टिव डायरेक्टरी का। अब उससे थोड़ा मिलता जुलता दे दें, ये भी याद रखें, लेकिन इसको याद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, जब डोमेन बनेगा ना, ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, उसके साथ जो है कॉपी हो जाएगा, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो शुरू में था ना पासवर्ड, वैसा ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही कोई नया पासवर्ड दे देते हैं, जैसा कि मैं दे रहा हूँ, कोई सा भी दे दें, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा पासवर्ड। इसकी वजह मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद
आपके ये डिटेल आ जाएगी। डिटेल होने के बाद आपका ये नाम आ जाएगा, फॉरेस्ट वगैरह ये वो। इसको क्या करें, अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें किसी भी फ़ाइल के साथ, कहीं पे भी कॉपी कर लें। इसको हम डाल देते हैं सी में, डाल दें सी में। यहाँ पे कोई फ़ोल्डर ले लें, न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे, नया फ़ोल्डर बना दिया। इसको कह देते हैं आंसर फाइल, आंसर फाइल लिख देते, आंसर फाइल लिख दिया। डबल क्लिक किया, इसके अंदर भी हम आंसर लिख देते हैं, आंसर लिख दिया। आंसर फाइल होगी, टेक्स्ट पे होगी, सेव कर दो, ओके कर दो, ओके कर दिया। ये सारी डिटेल जो है उसके अंदर एक फ़ाइल के अंदर बन के चली गई। इन केस अगर आपका ये डेटाबेस फाइल कहीं मिस हो जाती है, कहीं मिसप्लेस हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, तो ये पाथ वगैरह वगैरह जो है ये मिल जाएंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद डीएनएस सर्विस चल रहा है, रीड ऑन डोमेन कंट्रोलर, रीड ऑनली नहीं है, लाइट वेट वगैरह नहीं है, प्रॉपर डोमेन है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट कर दो। अब ये देखें, ये एक्टिव डायरेक्टरी बनना शुरू हो गई है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये कंप्लीट होती है फिर हम आपसे प्रोसीड करते हैं इस वीडियो में। बारी जो है नहीं अपनी चीज़ें बता रहे हैं। अब ये देखें, ये सारी सर्विस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। डीएनएस की सर्विस कर रहा है कंप्यूटर नेम के लिए। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर वगैरह बना रहा है और सिक्योरिटी के लिए ये कुछ फाइलें जो है तैयार कर रहा है। फिर सैम फ़ोल्डर बना रहा है, ये सैम फ़ोल्डर, ये सब जो है ये सारी सर्विस जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की है। जब ये डोमेन तैयार होगा उसमें ये सारी सर्विस एक्टिव हो जाएंगी। बनाने में जो है 5 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपका जो सिस्टम है या सर्वर है वो कितने स्पीड का है, वो कितनी तेज़ कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है। जैसा कि प्रोसेसर आपका अच्छा होगा तो ये जल्द काम करेगा, स्लो होगा तो स्लो काम करेगा, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन की बात नहीं है। इंस्टॉलेशन के बाद जो सर्विस शुरू होगी ना, उस पर लोड जाएगा। अभी मैंने जो है सर्विस जो है एक्टिव डायरेक्टरी मुकम्मल हो गई है, उसके बाद जो है मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करूँगा, रीस्टार्ट नाउ। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे ही अभी रीस्टार्ट होता है तो इसको प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट हुआ है, अब आप देखिएगा इसमें चेंजेस क्या आती हैं। अब मैंने जब पार्टीशन बनाए थे प्राइमरी, उसने सिर्फ 2 या 3 पार्टीशन बनाने दिए, उसके बाद नहीं बना दे। इसकी वजह आगे जब हार्ड ड्राइव का टॉपिक आएगा, हार्ड ड्राइव पार्टीशन का, उसमें डिटेल आपको पूरी बता दूंगा। एक्सटेंडेड क्या होता है और जो है NTFS पार्टीशन क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होता है, उसकी डिटेल जब आएगी तो उसमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अभी फ़िलहाल जो है मेरा जो मेन कंसर्न था लोकल डोमेन बनाने का, क्योंकि DNS का टॉपिक चल रहा था तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया कि आपको एक ही टॉपिक में मुकम्मल तौर पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने एक वेब होस्ट डोमेन बनवाना के बारे में मुकम्मल बताया। फिर अब जो है लोकल डोमेन के बारे में बताया। कहीं भी आप जाएँ ना, किसी भी बैंक में या कहीं भी ऑफिस वगैरह में, आपको यही तरह का ही सिस्टम का नेटवर्क का एनवायरनमेंट मिलेगा और हर एक जगह पे डोमेन ही होगा। उस कंपनी का डोमेन नेम होगा या लोकल डोमेन होगा। क्यों, इसके बगैर जो है ना प्रॉपर हायरार्की नहीं बनेगी। इसकी डिटेल आगे जाके आपको समझ में आएगी। अभी फ़िलहाल इसको जो है कंप्यूटर को जो है इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन होने देते, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, देखें कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन में देखें मेरा ये डोमेन बन के आ गया, किस नाम से, सीमेंट के नाम से। मैंने सीमेंट लिखा था, सीमेंट आ गया। अब क्या हुआ, ये डोमेन हो गया। अब जो मेरा लोकल पासवर्ड था वो भी डोमेन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ। मैंने इसको यूज़र को किस में
रखा था वर्क ग्रुप में। अब ये देखें ऑटोमेटिकली उसने डोमेन बना दिया उसको, तो इसलिए मैंने वर्क ग्रुप रखा था, उसको डोमेन में नहीं लेके गया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ जो कि मेरा लोकल पासवर्ड था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था, एंटर किया। अब ये देखें उसी पासवर्ड से इसने इसको डोमेन बना दिया। उस डोमेन का नाम क्या रखा, सीमेंट। अब इसकी डिटेल देखते हैं, इसने और क्या क्या चेंजेस किए सर्वर ने। अब यहाँ पे देखें आपके जो रोल्स में जो इंस्टॉलेशन हुई ना, वो कौन कौन से हुए। DNS सर्वर हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, डोमेन सर्विसेज हो गए। ये आपने अभी इंस्टॉलेशन वगैरह की है DNS बनाने के लिए। और IP क्या लिया है, 192.168.0.2 ले ली थी, सर्वर का नाम ये। और यहाँ पे देखें डोमेन क्या आ गया मेरा, cement.com आ गया। सर्वर क्या है HO01, डोमेन क्या बन गया, cement.com बन गया। ये मेरा क्या बन गया, लोकल डोमेन बन गया मेरे सिस्टम का, मेरे नेटवर्क का। उसके बाद देखें ये आ गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, रोल पर क्लिक करके चेक करते हैं कौन कौन सी सर्विस वगैरह इसने कॉन्फ़िगर की हुई है। अब यहाँ पे देखें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई, DNS सर्विस इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ से कंफर्म हो गया मेरे पास 2 सर्विसेज इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को देखते हैं। और इसके अलावा इसमें हमने क्या करना है, रोल्स हो गया, डाउनलोड फीचर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऐड फीचर्स वहाँ यूज़ होता है जैसा कि आपने जो है ना वायरलेस नेटवर्क लगाया है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वायरलेस नहीं आएगा। वायरलेस नेटवर्क हो गया या वायरलेस एडोप्टर हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। और आप इंस्टॉलेशन भी करेंगे ना, ड्राइवर भी डाल दें, आप अच्छे से अच्छा ड्राइवर डाल दें, फिर भी ये काम नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर फीचर्स होते हैं। एक हो गया नेट फ्रेमवर्क, ऑटोमेटिकल एलियास ने, ये सारे फीचर्स हैं। इस पे हमारे को अगर नेटवर्क चलाना है वायरलेस का, SMTP है, ये आगे हम आएंगे करेंगे। फिर इसी तरह जो यहाँ पे देखें वायरलेस लैन सर्विस है, अगर इन केस मुझे नेटवर्क चलाना है लैन का, वाईफाई वगैरह का, तो मैं इसको ऐड करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करूँगा। जब तक ये सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी आपका कोई भी वायरलेस जो है काम नहीं करेगा। इसकी सर्विस इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। और सर्विस के लिए कहाँ जाएंगे, ICT के पैनल पर जाएंगे, उसके फीचर्स को क्लिक करेंगे, वहाँ से सर्विस करेंगे। क्योंकि जितनी सर्विस ऑन करेंगे उतना लोड सर्वर पे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए आपको रैम और हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन इंस्टॉलेशन से पहले ज़रूर देखनी है। उसका लिंक मैंने लेक्चर में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। वहाँ पे अगर आपने 2016 का सर्वर इंस्टॉल करना है या 2012 करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन लेना। लेकिन कम से कम जो मिनिमम सर्वर है वो 2008 है। 2003 में फ़ीचर इतने नहीं हैं जिसमें DNS और एक्टिव डायरेक्टरी दोनों इकट्ठी हो। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम देखते हैं दूसरी सर्विस वगैरह का। एक हमने क्या देखा, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल सर्विस। दूसरी हमने क्या इनेबल की, DNS की सर्विस, जो कि ऑटोमेटिक हो गई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के दरमियान। फिर उसके बाद तीसरी हमने देखनी है कि एक्टिव डायरेक्टरी तैयार हुई है या नहीं बनी है, क्या है क्या नहीं। अब ये देखें ये इंस्टॉलेशन हो गई वायरलेस लैन सर्विस की। अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे आपका वायरलेस नहीं चलेगा, गारंटीड। क्लोज़ कर दिए, जितना भी अच्छा ड्राइवर डाल दे, सही है। उसके बाद देखें हम क्या, तीसरा जो ऑप्शन है, हमने जब ये रोल ऐड किया है इसमें क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है, डोमेन था ये, DNS आपने देख लिया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस देख ली।
अब हम देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी हुई है कि इंस्टॉल की नहीं। यहाँ से क्लिक करते हैं कहाँ पे, स्टार्ट पे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे। स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें बहुत सारी सर्विस है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ये अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल। लेकिन जो अभी हमारा कंसर्न है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। और यहाँ पे देखें DNS, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, और एक हो गया DNS। DNS को क्लिक किया, ये देखें आपका DNS तैयार हो गया ऑटोमेटिकली। ये लोकल DNS सर्वर, उसका नाम क्या है, सर्वर HO01। मैंने अपनी तरफ से दे दिया, आप भी दे दें। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी सर्विसेज वगैरह खोल देगा आपके लिए। DNS इवेंट्स, DNS, ये देखें DNS का नाम वगैरह इसने बना दिए और एक्टिव डायरेक्टरी साथ चल रही है। ये देखें रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी पार्ट। एक्टिव डायरेक्टरी का ये प्राइमरी पार्ट बन गया DNS। एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र को सर्विस देंगे, लेकिन एक डोमेन के थ्रू। वो होगा हमारा सीमेंट.com लिख दिया मैंने। कुछ भी आप product.com लिख दें, कोई भी कॉमन नेम ले लें, सवाए उन फेमस कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह के। फिर उसके बाद जो है ये बहुत सारे जोन है, बस इसमें ये बताना था मैंने कि DNS सर्विस ऑन है कि नहीं, वो हमने देख ली। DNS सर्विस के बाद हमने देख लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या करेंगे, यूज़र्स एंड कंप्यूटर को देखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये डोमेन बन गया सीमेंट.com। किसके लिए बना, एक्टिव डायरेक्टरी इसके लिए। और यहाँ पे देखें ये आपका डोमेन है, डोमेन बन गया। इधर से हमने यूज़र्स की सर्विस यूज़ करेंगे, यूज़र्स बनाएंगे बहुत सारे। फिर उसके बाद कंटेनर वगैरह उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल डोमेन बनाने का तरीका सीख लें जैसा कि मैंने अभी बनाया, और उस स्टेप को फॉलो करें। और डोमेन का नाम ये है सीमेंट.com, और 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी इसके बाद जो है आपने ग्रुप पॉलिसीज़ मैनेजमेंट देख ली, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स वगैरह, ये सब के सब जो है सर्विस ऑन हो चुकी है। रिमोट भी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी होगा। ये मैंने अभी सर्विस ऑन किया, वायरलेस लैन सर्विस। इनकेस आपको वायरलेस लैन लगाना हो तो लगा सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इनेबल रिमोट डेस्कटॉप, एक ये रह गया, इसको क्लिक करते हैं। अब इस चीज़ पे जो है ना हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करेगा किसी यूज़र्स को रिमोट करने के लिए तो ये रिमोट एक्सेस करेगा सर्वर को, अदरवाइज़ सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा। फिर उस पर मैं सेलेक्ट यूज़र करेंगे। अगर आपने हेल्प डेस्क को ऐड करना है, हेल्प डेस्क को ऐड कर लें ताकि उसके ऊपर मिनिमम सर्विस एक्सेस करवाएं। फिर या तो सिस्टम सुपरवाइज़र या IT सुपरवाइज़र लिखते हैं, उसके यूज़र को एक्सेस कर दें, वो आकर सर्वर को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर ले रिमोटली। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हाई सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, अलाउ कनेक्शन ओनली कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन। जब तक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, वो यूज़र जो है सर्वर को लॉगिन नहीं कर पाएगा। वरना तो सारे यूज़र लॉगिन कर दे, खुदा ना खास्ता, या कहीं ना कहीं उसने पासवर्ड ले लिया तो अपने यूज़र से कनेक्ट हो गया तो पता चला जी सर्वर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर वो मुश्किल हो सकती है। ये करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फ़िलहाल अभी सर्विस इनेबल किया मैंने, ये भी सर्विस इनेबल हो गई। फायरवॉल को ऑन रखेंगे, फायरवॉल को ऑन रख के फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है।
इन केस अगर प्रॉब्लम हुआ तो ऑफ़ कर देंगे, वरना ऑन रख लें, कोई इसमें इतना इशू नहीं आ सकता, क्योंकि ये हर सिंगल यूज़र्स को सिंगल प्रायोरिटी देगा। वर्क ग्रुप में क्या था, एक ही फ़ोल्डर अगर मैंने शेयर किया है वही सब में शेयर हो जाता था। अब इसमें मज़ीद सिक्योरिटी लग जाएगी और एक तरह से मैनेजमेंट तैयार हो जाएगी। ये हो गया। और जो है आज आपको मैंने क्या सिखाया, सर्विस सबसे पहले इंस्टॉलेशन सिखाई सर्वर की, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। टाइम ज़ोन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टाइम डिफरेंट हो गया सर्वर से, सर्वर का टाइम अगर किसी और कंट्री से मैच कर गया तो वो सारे यूज़र्स को वही टाइम देगा जो डोमेन से लॉगिन हो जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, इस्लामाबाद कराची का सेलेक्ट करोगे, रियाद में बैठे हो या सऊदीया में हो तो वहाँ के हिसाब का सेट करोगे, ताकि यूज़र्स के साथ जब कनेक्ट होगा डोमेन के साथ तो वही टाइम आए। IPv6 इनेबल किया है, लेकिन ज़रूरत अभी मुझे नहीं है, तो इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए मैंने इसको स्टैटिक IP दे दिए 02 और IPv4 की दी है। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे IPv6 की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 254 ही क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मैं लोकल डोमेन बना रहा हूँ, तो उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा करो, इसको चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ कर दें, तो IPv6 को बंद कर दें, ओके कर दें। अगर वाईफाई की कनेक्टिविटी हो या नेटवर्क हो तो मैं IPv6 को इनेबल कर लूँगा, लेकिन मैं लोकल एरिया में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और वाईफाई एज आ इंटरनेट यूज़ करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए मैं सर्विस ऑन की थी। अगर वाईफाई की इंटर कनेक्टिविटी करना होगी तो फिर मैं IPv6 को भी ऑन कर दूँगा। तो IPv4 हो गया। IPv4 को इनेबल डिसेबल कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क पे। अब यहाँ पे देखें IPv6 नहीं दे रहा, IPv4 दे रहा है। आपने IPv4 कर दें, IPv6 की सर्विस को बंद कर दें, ठीक है। फिर मैंने आपको रोल दिखाया, रोल्स में ये ऐड करना सिखा दिया। डाउनलोड इंस्टॉलेशन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल आपकी मर्ज़ी की इंस्टॉलेशन करेगा। अभी मैंने नेवर रखा हुआ है, जैसे इन प्रैक्टिस जो है आप ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड फीचर्स मैंने इंस्टॉलेशन की है, वायरलेस लैन की, नेटवर्क फ्रेमवर्क की, ग्रुप पॉलिसी की, रिमोट इंस्टॉलेशन की। रिमोट डेस्कटॉप को मैंने इनेबल किया, डोमेन के लिए मैंने ऑन कर दिया फायरवॉल, और इसके बाद जो है मैंने आपको बताया डोमेन मेरा तैयार हो गया। और डोमेन तैयार होने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने बताया सर्वर मैनेजर पे गया, सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फुल कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे बता देगा आपका डोमेन क्या है, cement.com है, डोमेन कौन सा है, cement.com, यूज़र्स कौन है, सर्वर है, और लोकल एरिया कनेक्टिविटी किस स्टैटिक IP है, और गेटवे मेरा है 192.168.0.1, और जो 192.168.0 है ये मेरा नेटवर्क ID है। उसके बाद जो भी ID होगी वो होस्ट होगी। नेटवर्क IP मैंने 1 नहीं रखी, क्योंकि वो मेरा एक्सेस पॉइंट या राउटर के लिए मैंने उसको 1 दिया हुआ है। उसके रिलेटेड जितनी भी IPs होंगी 254 तक मैं दे सकता हूँ। 255 जो है वो हो जाएगी ब्रॉडकास्ट। फिर रिमोट इनेबल हो गया, सर्वर का रिमोट मैनेजमेंट अभी डिसेबल है। अब मैं यूज़र ऐड करूँगा तो ही ये चलेगा। प्रोडक्ट अभी मैंने की नहीं डाली है, और उसके बाद जो है मैं इसको जो है ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि ये हर दफ़ा जो है ऑन होते हुए शो करता रहेगा। इसलिए इसको बंद कर दिया, डोंट शो अगेन। फिर नीचे चले जाते हैं, फायरवॉल मेरा ऑन है। सिक्योरिटी के बारे हवाले से आपको समरी दे रहे हैं। फिर उसके बाद विंडो अपडेट्स, डाउनलोड अपडेट्स ओनली यूजिंग अपडेट, डाउनलोड करें सिर्फ। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन मेरी पसंद की होगी तो वो जो है इंस्टॉल होगा, वरना जो है उसको रिमूव करना होगा, मैं रिमूव कर दूँगा।
अभी चेकिंग के लिए मैंने नेवर नेवर लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद एक्टिव डोमेन सर्विस है, इसमें सिर्फ वार्निंग है। 2 रोल इंस्टॉल हुए हैं, जितने मेरे पास थे सर्वर में कितने रोल्स हैं 17 में से 2 रोल्स किए, एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का, एक डीएनएस का। इसके बाद इसी में हम डुअल डीएचसीपी का भी रोल ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना, जितने सर्विस ऑन करते जाएंगे उतना लोड सर्वर पे पड़ता रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करें, डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर अलग बनाएं, डीएचसीपी का भी अलग बनाएं। लेकिन अगर एक है तो डीएचसीपी को भी उसी में इनरोल कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो आपसे रोल जो है बाय मिस्टेक जो है इंस्टॉल हो गया है, गलत हो गया, गड़बड़ हो गई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिमूव रोल्स पे जाएंगे। रिमूव रोल्स पे क्लिक करेंगे तो वो रोल हट जाएगा, ऐड करेंगे मज़ीद ऐड हो जाएगा। अभी मैंने आपको लोकल डीएनएस के बारे में बताना था, लोकल डोमेन के बारे में। डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, जो लोकल जो होगा ऑफिस, जो लोकल एरिया नेटवर्क पे चलेगा, उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। फ़ीचर्स होंगे, फ़ीचर्स मैंने डाल दिए जो बिल्ट इन थे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, वो ये वाले आए हैं। और वायरलेस मैंने खुद किया, नेट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक आ गया, डीएनएस टूल इसके अंदर था, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आ गया, इसलिए इसका नाम ADDS रखा गया। फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और इजी लगा होगा। इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 2 3 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको डोमेन बनाना आ जाएगा। सिर्फ जितना बताया है उतना करें, उसके बाद अगर आप कुछ करेंगे ये आपका डोमेन हो जाएगा, अगर गड़बड़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वर है। सर्वर जो है सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क का। इस पे उतना ही करें जितनी आपको समझ हो, जितना आपको काम का पता हो। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में कुछ आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और इसका जो हैंडलर है IT स्टूडियंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।